नमस्कार। परीक्षा दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आई.के. त्रिपाठी। और क्या पढ़ रहे थे हम पिछली क्लास में, वहीं से आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने क्या चर्चा कर ली थी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करते हैं? विधानसभा में, राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री की सिफारिश पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो इस तरह से ये मंत्रिपरिषद गठित होती है राज्यों में। लेकिन एक बात यह है कि मंत्रियों की संख्या कितनी हो, ये भी प्रावधान अब कर दिया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ये प्रावधान कर दिया गया कि मंत्रियों की संख्या, अधिकतम संख्या उस राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% हो सकती है और ये संख्या मुख्यमंत्री सहित होगी। अर्थात मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम 15% होगी राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की। लेकिन किसी भी कीमत पे संख्या 12 से कम नहीं होने वाली, मिनिमम 12 होगी। ये सारी चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी और ये भी पढ़ा था कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के लिए जनजातीय कल्याण के लिए एक अलग से मंत्री की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा, बाध्यकारी होगा। ये संवैधानिक प्रावधान कर दिया जाए। अब इसके बाद में न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु मुख्यमंत्री और मंत्रियों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है संविधान ने? वास्तव में भारत का संविधान मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए किसी न्यूनतम आयु का प्रावधान कर ही नहीं रहा। कोई न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु का प्रावधान भारत के संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए नहीं किया गया है। लेकिन 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए ज़रूरी है कि वे राज्य विधानमंडल के सदस्य हों या 6 माह के भीतर सदस्य बने। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित है वो है 25 साल और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो अगर 25 वर्ष से कम के आयु के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो विधानसभा का सदस्य बन ही नहीं पाएगा। विधान परिषद का तो सदस्य बनने का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन विधानसभा का भी सदस्य नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के पद पे वो नहीं रह सकता। इस कारण 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बनाया जाता। लेकिन ध्यान रखिए, आपको जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है, तो कुछ भी निर्धारित नहीं है। भारत का संविधान न्यूनतम और अधिकतम आयु के संदर्भ में मौन है। यहाँ पे वह कुछ भी निर्धारित नहीं कर रहा है। न्यूनतम आयु मुख्यमंत्री, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, संविधान में मुख्यमंत्री संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, और उसके साथ ही ध्यान यह भी रखिए कि अधिकतम आयु का भी कोई उल्लेख नहीं है। न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक, नहीं किया गया है। लेकिन अब इसके बाद में एक लेकिन लगा के क्या लिखना है? लेकिन 25 वर्ष से कम आयु के, 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसका कारण भी लिखना होगा। नियुक्त नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसका कारण भी यहीं लिख लें, क्योंकि
क्योंकि विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। क्योंकि विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा 25 वर्ष तथा यहीं पे ये भी लिखने, तथा विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु, तथा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ठीक, आयु 30 वर्ष है। इसका मतलब है कि भाई वो विधान परिषद के सदस्य क्या बनेंगे, विधानसभा के भी सदस्य नहीं बन सकते। तो ऐसी स्थिति में 25 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं जा सकता, बनाया जाता भी नहीं है। ठीक, अब जब मुख्यमंत्री या मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा कर दी जाती है तो उनकी शपथ होती है, और शपथ का प्रावधान, शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया, और इस शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। शपथ, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 164 में। इसमें उल्लेख है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे या वे राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे, और ये शपथ वे 2 प्रकार की लेते हैं, पद की और गोपनीयता की। तो इसका प्रारूप है भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में। शपथ, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ अब यहाँ क्या है, उल्लेख कहाँ किया गया है, उल्लेख है अनुच्छेद 164 में, उल्लेख अनुच्छेद 164 में, और शपथ का प्रारूप कहाँ है, प्रारूप कहाँ दिया गया है, प्रारूप है तीसरी अनुसूची में, प्रारूप तीसरी अनुसूची में। ठीक, अब इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं, राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे, राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे, ठीक, और शपथ किस चीज़ की लेंगे, शपथ लेंगे जो तीसरी अनुसूची में प्रारूप है इसके अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ठीक, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जो शपथ है इसका उल्लेख कहाँ कर दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 164 में, और यहाँ पर उनकी शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में दे दिया गया है, और इस प्रारूप के अनुसार वे राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब आता है उत्तरदायित्व, अगला आता है उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री के 2 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, 2 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। कौन कौन से उत्तरदायित्व, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व। एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक, सामूहिक उत्तरदायित्व।
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राज्यपाल के प्रति। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है राज्यपाल के प्रति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1) में लिखा गया है, अनुच्छेद 164(1) में लिखा है कि प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रासाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, अर्थात प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और अलग अलग उत्तरदायी होगा। यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता राज्यपाल के प्रति, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति अनुच्छेद 164(2) में लिखा है, अनुच्छेद 164(2) में लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन ध्यान रखिए, भारत में मंत्रियों के विधिक उत्तरदायित्व नहीं होते। ध्यान रखिएगा, विधिक उत्तरदायित्व नहीं होते, विधिक उत्तरदायित्व नहीं होते, उत्तरदायित्व नहीं होते। विधिक उत्तरदायित्व इंग्लैंड में होता है मंत्रियों का। आप देखते हैं किसी भी शासनादेश पर किसी मंत्री के साइन नहीं होते हैं, और इंग्लैंड में ऐसा होता है क्योंकि भारत में मंत्री विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। सरकार ने जो भी निर्णय लिए उसने राज्यपाल को मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, इसके लिए वो न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती। तो ये विधिक उत्तरदायित्व भारत में मंत्रियों के नहीं होते। अब इनके कार्य या शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद के कार्य या शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद, पहले मंत्रिपरिषद के कार्य या शक्तियाँ देख लें, फिर मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ देख लेंगे। मंत्रिपरिषद के कार्य या शक्तियाँ, शक्तियाँ कौन कौन से कार्य हैं भाई, एक एक को देख लेते हैं। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था केवल संघ में नहीं है, राज्यों में भी है। इसका अर्थ है कि नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। तो फिर मंत्रिपरिषद इस कारण क्या करती है? सारे नीतिगत निर्णय लेती है। सारे नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल लेता है या मंत्रिपरिषद लेती है। दूसरी बात क्या करती है कि विधानसभा में जो सदस्यों से, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर मंत्री देते हैं। उसमें सरकार की नीतियों संबंधी प्रश्न भी होते हैं। और विधानसभा में जो बजट पेश किया जाता है, उस बजट को पेश करने के पहले मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाता है। मंत्रिपरिषद उसको अंतिम रूप देती है या उसको पेश करने की अनुमति देती है। तो पहला अधिकार या पहला कार्य क्या है? नीतिगत निर्णय लेना। सभी नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। नीतिगत निर्णय लेना, नीतिगत निर्णय लेना पहला है, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई? नीतिगत निर्णय लेना पहला। दूसरा, बजट को विधानसभा में पेश करने की अनुमति देना, पेश करने की अनुमति देना। बजट को विधानसभा में पेश करने की अनुमति देना। तीसरा कार्य क्या है? विधानसभा में सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। विधानसभा में या विधानमंडल में, कई जगह विधानमंडल तो सद नहीं, विधानमंडल में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, ये इनका काम है मंत्रिमंडल का, उत्तर देना। अब इसके बाद में मुख्यमंत्री के कार्य लिख लें। मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं मुख्यमंत्री की। तो वास्तव में क्या होता है कि वे मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश से ही करते हैं, और मुख्यमंत्री की सिफारिश से ही विभागों का बंटवारा करते हैं। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री ही करते हैं, और मंत्रिमंडल की सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और वास्तव में मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु या पुल का काम करते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद ने जितने प्रशासनिक और विधायी निर्णय लिए हैं उन सब की जानकारी मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे लिखें मुख्यमंत्री
की शक्तियां या कार्य, मुख्यमंत्री की शक्तियां या कार्य कौन कौन से हैं? मुख्यमंत्री की शक्तियां या कार्य कौन कौन से हैं भाई? पहला है मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देना। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देना। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देना। सलाह देना। और ये सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी होती है, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल स्वविवेक से नहीं कर सकते, वे मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही करते हैं। दूसरा, मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करना या मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना। विभागों का बंटवारा करना। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना। तीसरा, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। मंत्रि परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। बैठकों की अध्यक्षता करना। ठीक, एक काम ये होता है। और एक काम और है कि मंत्रिपरिषद के सभी प्रशासनिक और विधायी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाना। इसे ही कहा जाता है राज्यपाल का सूचना का अधिकार। वे ऐसी जानकारी मांग सकते हैं, अर्थात मुख्यमंत्री वास्तव में मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में एक कड़ी या सेतु का काम करते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी प्रशासनिक और विधायी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाना। इसीलिए कहा जाता है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में सेतु या कड़ी का कार्य करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और उनके कार्य थे। अब इसके बाद में राज्य महाधिवक्ता पे आते हैं। अगला टॉपिक, राज्य की कार्यपालिका में राज्य महाधिवक्ता। राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। वास्तव में राज्य महाधिवक्ता का पद जो है वो राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, लेकिन ये राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता। ये एक संवैधानिक पद है, क्योंकि इस पद का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्य के राज्यपाल किसे महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। महाधिवक्ता का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। महाधिवक्ता का कार्यकाल बिल्कुल निश्चित नहीं। वे राज्यपाल के प्रासाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, अर्थात राज्यपाल जब चाहें तब उन्हें पद से हटा सकते हैं। और वास्तव में एक परंपरा सी पड़ गई है कि जब नई मंत्रिपरिषद आती, नई सरकार गठित होती है, तो महाधिवक्ता त्यागपत्र दे देते हैं और वे राज्यपाल के समक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर देते हैं कि आप नए महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। इनका कार्य क्या है? राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में पेश होना। तो यहाँ से शुरू करें। महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है, या पहले ये लिख लें, यह वह लिखें, वह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है। अधिकारी होता है, लेकिन
लेकिन प्रथम विधि अधिकारी होता है, लेकिन राज्य मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्य मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता, राज्य मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता, मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता, राज्य मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता है। ठीक, यह वह संवैधानिक पद है, या महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है, महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है, महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब क्या होता है? जिस पद का उल्लेख संविधान में किया गया हो। महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है। क्यों संवैधानिक पद है ये भी जान लें। संवैधानिक पद क्यों है, इस पे आपको प्रश्न बन सकता है और कथन कारण का प्रश्न बन सकता है। क्योंकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है, क्योंकि इस पद का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया। क्योंकि इस पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है, अनुच्छेद 165 में किया गया है। ठीक, अब महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल किसे महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात कम से कम 10 वर्ष से न्यायिक सेवा में हो, या कम से कम 10 वर्ष से किसी राज्य उच्च न्यायालय या एक से अधिक राज्य उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो। तो नियुक्ति कौन करेंगे? महाधिवक्ता की नियुक्ति महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लेकिन राज्यपाल किसे महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं? लेकिन राज्यपाल महाधिवक्ता किसे नियुक्त करते हैं, अर्थात उनकी योग्यता क्या होगी? योग्यता राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। नियुक्त कर सकते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या धारित करता हो। ठीक है ना। अब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? पहली शर्त है कि वह भारत का नागरिक हो, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद नागरिकों को ही मिलता है। तो पहली शर्त तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है वह 10 वर्ष से किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता हो, या फिर वह 10 वर्ष से राज्य की न्यायिक सेवा में हो, तब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और ये योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं। अन्य किसी को महाधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते, अर्थात न्यूनतम योग्यताएं इतनी होनी चाहिए। अब क्या है, इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल पे भी चर्चा कर लें।
क्या कार्यकाल है महाधिवक्ता का, अभी हम सब बता चुके हैं, तो आपको याद भी बना होगा। कार्यकाल क्या होता है भाई महाधिवक्ता का? भारत के संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। कार्यकाल संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। महाधिवक्ता के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। तब भाई कितने समय तक रहते हैं? उल्लेख नहीं है। तो अब कितने समय तक रहते हैं वे? वास्तव में वे राज्यपाल के प्रासाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। वे राज्यपाल के प्रासाद पर्यंत अर्थात कृपा तक वे राज्यपाल के प्रासाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रासाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। धारण करते हैं। अर्थात राज्यपाल जब चाहे उन्हें पद से हटा सकते हैं। उनको पद से हटाने की किसी भी निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है और वे जब चाहें तब राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। जब चाहें तब वे राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। ठीक, अब उनका वेतन क्या है? इसके बाद वेतन देख लेते हैं। वेतन वास्तव में महाधिवक्ता के किसी निश्चित वेतन का भी उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। वे राज्यपाल के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उनकी योग्यताएं क्या हैं? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं। इसीलिए सरकार उनको उतना पारिश्रमिक देती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है, लेकिन संविधान में उनका वेतन निश्चित नहीं है। संविधान में महाधिवक्ता के निश्चित वेतन का उल्लेख नहीं है। संविधान में महाधिवक्ता के निश्चित वेतन का उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है। वस्तुतः वे राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। वस्तुतः वे राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ठीक, और वर्तमान समय में उन्हें कितना पारिश्रमिक दिया जाता है? उतना ही जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है, अर्थात 2,25,000 रुपये प्रतिमाह। अब इनके कार्य क्या हैं? वे राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में पेश हो सकते हैं और विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते और इसी कारण उन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इनके कार्य क्या हैं? कार्य या शक्तियाँ भाई, कार्य या शक्तियाँ इनके क्या क्या हैं? क्या क्या कार्य या शक्तियाँ हैं भाई? पहला क्या है? वे राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में पेश हो सकते हैं। वे राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में पेश हो सकते हैं। एक बात। दूसरा है वे विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं। वे विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं
और बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वे विधानमंडल के सदस्य नहीं होते, इसीलिए उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता। ठीक, अब इस तरह से ये महाधिवक्ता का पद था। अब आते हैं राज्य विधानमंडल पे। अगला टॉपिक राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? राज्यपाल और उतने सदनों से जितने उस राज्य में हैं। भारत के संविधान के भाग 6 में और अध्याय 3 है इसका, इसमें अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक में राज्य विधानमंडल के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। और यहाँ लिखा क्या गया है कि राज्य विधानमंडल राज्यपाल और उतने सदनों से मिलकर बनेगा जितने सदन उस राज्य में हैं। तो वास्तव में अधिकांश राज्यों में विधानमंडल का एक सदन है, विधानसभा, अर्थात अधिकांश राज्यों में राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है। लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद का भी अस्तित्व है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यहाँ विधान परिषद भी है, इसलिए यहाँ विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। इसका उल्लेख कहाँ पे है? विधानमंडल का उल्लेख और अन्य प्रावधान, उल्लेख एवं अन्य प्रावधान प्रावधान कहाँ पे हैं भाई? ये इसका उल्लेख और अन्य प्रावधान राज्य विधानमंडल का कहाँ पे है? संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 के अनुच्छेद 168 से 212 तक में यहाँ पे उल्लेख है। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। और राज्य विधानमंडल का अर्थ क्या है? राज्य विधानमंडल का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? राज्य विधानमंडल का अर्थ क्या है? यह राज्यपाल और उतने सदनों से मिलकर बनता है। राज्यपाल और उतने सदनों से मिलकर बनता है, उतने सदनों से मिलकर बनता है, सदनों से मिलकर, यह राज्यपाल और उतने सदनों से मिलकर बनता है जितने उस राज्य में हैं, जितने उस राज्य में हैं। ठीक है, जितने उस राज्य में हैं। अब क्या है कि 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानमंडल द्विसदनी है। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानमंडल द्विसदनी है। इसको लिखें 6 राज्य, इसको अगले पेज पर लिखें। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानमंडल द्विसदनी है, जहाँ विधानमंडल द्विसदनी है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अस्तित्व है। अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अस्तित्व है। विधान परिषद दोनों का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अस्तित्व है। ये राज्य कौन से हैं भाई? ये राज्य कौन कौन से हैं? ये राज्य
हैं, कौन कौन से हैं ये राज्य, इनके नाम क्या क्या हैं, एक एक करके लिख लें। क्रम से ऐसे उत्तर से चलेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र, और फिर महाराष्ट्र के पूरब में आएंगे तेलंगाना, तेलंगाना जिससे अलग हुआ था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद में दक्षिण में आ जाइए एक और राज्य कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं, यहाँ पे विधान परिषद अस्तित्व में। बाकी किसी भी राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, कुछ राज्यों में थी, समाप्त कर दी गई। आगे चल के आपको बताएंगे विधान परिषद के उत्साधन और उसकी शुरुआत करने, उसका समापन करने का अधिकार संसद को है। अगर राज्य की विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है तो भारत की संसद अनुच्छेद 169 में प्राप्त शक्ति के आधार पर नई विधानसभा का सृजन कर सकती है, या जो विधानसभा नई विधान परिषद का सृजन कर सकती है, या जो विधान परिषद अस्तित्व में है उसको समाप्त कर सकती है। तो कुछ राज्यों में समाप्त भी कर दी गई है। तो ये 6 राज्यों में जो विधान परिषद है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार है। और वास्तव में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पहले कुल 7 राज्यों में विधान परिषद थी, उसमें 7वां राज्य जम्मू कश्मीर भी था। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में तो विधान परिषदें होती नहीं है, विधानसभा ही हैं दिल्ली और पुडुचेरी में। लेकिन ये मुख्य कारण ये नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर को अभी राज्य का दर्जा दिया भी जाता तो उस समय स्थिति क्या थी, जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद अस्तित्व में थी वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार नहीं थी, वह जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार थी। और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो चुका है। तो जब जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो चुका है, वहाँ का संविधान समाप्त हो चुका है, तो उस संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, ना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद उस समय भी थी, और अभी भी केवल इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, वहाँ पर विधान परिषद नहीं। अब आगे क्या लिखें, किसी नई विधान परिषद के सृजन का अधिकार या उसके उत्साधन या समापन का अधिकार संसद को है। ध्यान रखिएगा, संसद को है, ये अधिकार संसद को है। लेकिन संसद ऐसा कब कर सकती है, जब उस राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, तब कर सकती है। और संसद को ये अधिकार अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 169 में संसद को यह अधिकार है, अनुच्छेद 169 में संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है। सृजन या उत्साधन अर्थात समापन, है ना, उत्साधन ब्रैकेट में लिख लें, समापन कर सकती है। लेकिन ऐसा वह तभी करेगी जबकि उस राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा करने का प्रस्ताव पारित करे। लेकिन ऐसा वह तभी करेगी जब उस राज्य की विधानसभा
अपने 2/3 बहुमत से, अपने 2/3 बहुमत से ऐसा करने का प्रस्ताव पारित कर दे, ऐसा करने का प्रस्ताव पारित कर दे, ऐसा करने का प्रस्ताव पारित कर दे, तभी करेगी ऐसा, प्रस्ताव पारित कर दे, पारित कर दे, तब ऐसा कर सकती है। अर्थात संसद किसी राज्य के में विधान परिषद का सृजन कर सकती है, समापन कर सकती है, लेकिन वो कैसे करेगी? जब उस राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसा करने का प्रस्ताव पारित कर दे, तब कर सकते हैं। अब इनकी एक एक पे चर्चा करनी है, पहले विधान परिषद पे कर लें और फिर विधानसभा पे करें। विधान परिषद, विधान परिषद इसके बारे में इसकी संरचना कैसे होती है? संरचना इसकी संरचना कैसे होती है? विधान परिषद की सदस्य संख्या कैसी होगी? पहले तो ये देखें, सदस्य संख्या जो होगी, सदस्य संख्या कितनी रहेगी? उस विधानसभा की 1/3 होगी। 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, अधिकतम 1/3 होगी, लेकिन किसी भी कीमत पे 40 से कम नहीं होगी। सदस्य संख्या उस राज्य विधानसभा की, उस राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, उस राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 1/3 का, अधिकतम 1/3, अधिकतम 1/3, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 40 से कम नहीं, 40 से कम नहीं, ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, 40 से कम नहीं, ठीक। अब संरचना कैसे रहती है भाई? देखिए, ये संरचना यहीं लिखते हैं, ठीक। संरचना कैसी होगी? अगले पेज पे आ जाते हैं, ठीक। संरचना कैसी होगी तो यहाँ पे अच्छे से पूरा दिखेगा। संरचना कैसी होगी? 5/6 सदस्य निर्वाचित होंगे, 5/6 सदस्य निर्वाचित होंगे, ठीक। 5/6 सदस्य निर्वाचित होंगे, 1/6 सदस्य मनोनीत होंगे, मनोनीत होंगे। और कहाँ से मनोनीत होंगे? ये साहित्य विज्ञान, साहित्य विज्ञान, कला, समाज सेवा, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन, इन क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से, इन सभी क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से, देने वाले व्यक्तियों में से, व्यक्तियों में से, इनमें से मनोनीत किए जाएंगे। अब ये 5/6 हैं, इसको कैसे रखा गया? ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित किए जाएंगे। ये निर्वाचित कैसे हैं भाई? इनको देख लिया जाए, ये कैसे निर्वाचित हैं। अब क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का 1/3 राज्य की विधानसभा सदस्यों से, ये विधानसभा सदस्यों से, विधानसभा सदस्यों से ये निर्वाचित किए जाएंगे। अब 1/3 ही है, अभी 1/12 का नंबर बाद में लेते हैं। 1/3 स्थानीय निकाय के सदस्यों से,
स्थानीय निकाय के सदस्यों से, निकाय स्थानीय निकायों 1/3 जो होंगे, 1/3 स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय समझते हैं, स्थानीय निकाय के सदस्यों से। स्थानीय निकाय का अर्थ समझते हैं आप, सदस्यों से, अर्थात स्थानीय निकाय का मतलब होता है पंचायतें और नगरीय निकाय, ये कहलाते हैं स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब पंचायतें और नगरीय निकाय। तो 1/3 सदस्य पंचायतों और नगरीय निकायों से चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो होते हैं, 1/12 ये राज्य के स्नातकों से चुने जाते हैं, राज्य के स्नातक से चुने जाते हैं, स्नातकों से। इनके लिए वोट देते हैं जितने स्नातक रहते हैं राज्य के निवासी, वे वोट देते हैं। और 1/12 जो होते हैं ये माध्यमिक या उससे या उच्च शिक्षा के, माध्यमिक या उच्च शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा, ध्यान रखिए, माध्यमिक या उच्च शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा, केवल शिक्षक नहीं लिख देना आपको, माध्यमिक या उच्च शिक्षा के शिक्षकों के द्वारा 1/12 चुने जाते हैं। अब जोड़ लीजिए जरा आप भाई, कहीं भी जोड़ लीजिए, 1/3 धन 1/3 धन 1/12 धन 1/12 धन कितना हुआ 1/6। इनको जोड़िए जरा, क्या आया, ये 12, ये 4 धन 4 धन 1 धन 1 धन 2, ये कितना हुआ 12/12 बराबर 1, 12/12 बराबर 1। माने सभी सदस्य इस तरह से चुने जाते हैं, ये चीज़ यहाँ स्पष्ट हो गई। तो ये संरचना इस तरह से रहती है। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कैसे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, क्योंकि आपकी आरओ की परीक्षा जो है, इसमें आपसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संरचना पूछी जा सकती है ना, कि संरचना कैसे होती है। इसमें अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 100 हो सकती है, और इसमें से विधानसभा से चुने जाते हैं 38 सदस्य, स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं 36 सदस्य, शिक्षक जो विधायक होते हैं वे हो सकते हैं 8, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हो सकते हैं 8, और मनोनीत हो सकते हैं 10। यहाँ पे अधिकतम सदस्य, ये संरचना कैसी है, ये है किस तरह से, अधिकतम सदस्य संख्या 100, अधिकतम सदस्य संख्या 100, संख्या 100, ये बराबर 100 है। अब ये कैसे, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा कितने स्थान हैं, विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित, सदस्यों के द्वारा निर्वाचित, कितने निर्वाचित हो सकते हैं, अधिकतम, ये हो सकते हैं अधिकतम 38, विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं 38। स्थानीय निकाय के द्वारा कितने निर्वाचित हो सकते हैं, अधिकतम 36, स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित कितने हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं 36, ये अधिकतम इतने निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कितने हो सकते हैं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, अर्थात उत्तर प्रदेश में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाता है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित कितने हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं 8। ठीक, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कितने निर्वाचित हो सकते हैं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से
निर्वाचित कितने हो सकते हैं भाई? अधिकतम इससे भी 8 ही निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक। और मनोनीत कितने किए जा सकते हैं? मनोनीत हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में 10 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम मनोनीत सदस्य हो सकते हैं 10, ठीक। अब इनको जोड़ डालिए, 8 8 16, 8 24 और 6 30, हासिल 3 3 3 6 3 9 1 10, ये टोटल 100 सदस्य हो सकते हैं, ये अधिकतम हो सकते हैं 100, ठीक। तो ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संरचना थी, ठीक। तो अब इसके बाद क्या है? विधान सभा की सदस्य संख्या कैसे हो सकती है? विधानसभा का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। और विधानसभा वास्तव में राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन होता है, इसे निम्न सदन भी कहते हैं। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, अपवादों में भी कुछ प्रावधान कर दिया गया है जो 60 से कम हो सकती है। तो इसका उल्लेख कहाँ है? विधानसभा, विधानसभा, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में, 170 में। और इसकी सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सदस्य संख्या अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। अधिकतम 500, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60, ये निर्धारित है, ये निर्धारित है, न्यूनतम 60, ठीक। लेकिन एक बात यह है, कुछ अपवाद हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं। अपवाद स्वरूप कुछ राज्यों की सदस्य संख्या इससे कम है, लेकिन अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी सदस्य संख्या इससे भी कम है, 60 से भी कम है। जैसे सिक्किम, सिक्किम की कितनी है? 32, सिक्किम की 32 है। गोवा की 40 है, मिजोरम की 40 है, नागालैंड की 46 है। सिक्किम की कितनी है? 32, गोवा की 40, मिजोरम की 40, मिजोरम की कितनी है? 40 और नागालैंड की 46। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या यहीं पे लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 403। और अगर जब एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था तब 403 प्लस 1 404 हो जाती थी, लेकिन अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाता। तो ये वास्तव में विधानसभा एक अस्थायी निकाय है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष निर्धारित होता है, कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। लेकिन 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन राज्यपाल 5 वर्ष के पहले इसे भंग कर सकते हैं। अब ये जो स्थान निर्धारित होते हैं इनका निर्वाचन होता कैसे है? प्रत्यक्ष रूप से ये चुनी जाती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से इनको चुनती है और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बनाए जाते हैं और जनसंख्या क्या है? 1971 की जनगणना में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनसे प्राप्त जनसंख्या ही है। तो यहाँ पे 1-2 लाइनें और लिख लेना है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है तथा वयस्क मताधिकार से होता है,
तथा वयस्क मताधिकार से होता है, तथा वयस्क मताधिकार से होता है, मताधिकार से होता है। ठीक, इसके लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, इसके लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, इसके लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं जिनका आधार जनसंख्या है, जिनका आधार जनसंख्या है, जिनका आधार जनसंख्या है। और जनसंख्या का अर्थ क्या है? जनसंख्या है, और इस जनसंख्या का अर्थ है, इसका अर्थ है, जनसंख्या का अर्थ है, जनसंख्या का अर्थ है, का अर्थ है 1971 की जनगणना से प्राप्त जनसंख्या, जनगणना से प्राप्त जनसंख्या। ठीक, प्राप्त जनसंख्या। और ये स्थिर है कब तक के लिए? इसे स्थिर कर दिया गया है कब तक के लिए? 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़े आने तक। इसे 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़े आने तक के लिए स्थिर कर दिया गया। आंकड़े आने तक के लिए, आने तक के लिए स्थिर कर दिया गया, तक के लिए स्थिर कर दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान रखिए 2026 तक के लिए स्थिर नहीं है, 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके आंकड़े जब आएंगे तब तक के लिए स्थिर। तो अब ये आगे चल के, ये तो अस्थायी सदन है और विधान परिषद स्थायी सदन है, लेकिन आगे चल के दोनों पे हम अगली क्लास में फिर चर्चा कर लेंगे कि कार्यकाल कितना है दोनों का, किस सदन का कितना कार्यकाल है और किसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, कौन कैसे समाप्त हो सकता है, इस सब पे चर्चा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।